सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शेयर मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के पार्ट में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे वो फेंगे यहाँ पर अपने समनिंग अल्टर का यूज करते हुए यहाँ पे दो एंशिएंट इमोर्टल्स के इल्यूजनरी फिगर को समन करता है और तभी यहाँ पर वो लोग अपने एंशिएंट टेक्स्ट में इन सभी को फरमान जारी करते हैं, साथ ही वो इनके ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर यहाँ पर सबसे पहले अपनी पावर्स को यूज करते हैं और 10 डायग्राम को एक्टिवेट करते साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोवरीन स्वॉर्ड को भी समन कर लेते हैं, जो कि आते साथ ही यहाँ पर इन इल्यूजनरी फिगर्स को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसके चलते यहाँ सभी के होश उड़ चुके थे और अब वू फेंग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और यहाँ पे जिनके कमांडर था वो यहाँ पे उस सुप्रीम ट्रेजर की डिमांड भी करता है। लेकिन हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ रेलम के जो डीमन हंटर है वो यहाँ पर इन सभी के ऊपर तीर की बौछार करते हुए कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए हम हमारे रेलम का एक कंकड़ भी तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले। इसी के साथ स्पेस में एक खतरनाक सा रिपल होता है और एक टेरिफाइंग सी फोर्स अंदर आने लगती है। और अब आगे तो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही वो टेरिफाइंग सी फोर्स अंदर आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वही फॉरेन रेलम का वो एंडर यानी वो रैन यहाँ पे आ चुका था और उसकी यहाँ पे सटक चुकी थी और वो कहने लगता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत था। और यहाँ पर उसका टारगेट था हमारे डीमन हंटर, क्योंकि इससे पहले जो तीर की बौछार इन सभी के ऊपर हुई थी वो और किसी ने नहीं बल्कि डीमन हंटर ने ही किया था। और वो आते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे चींटियों की इतनी हिम्मत था कि वो हमारे रेलम और हम लोगों पे हमला करे, अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। ये कहते हुए वो डीमन हंटर के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर आते साथ ही उसके अटैक को काउंटर कर लेते हैं, जिसके चलते उसका अटैक भी वहीं पे नलिफाई हो जाता है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा था वूरन, वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, मैं तो चाहता था कि तुम हमारी साइड ज्वाइन कर लो, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपनी इन चींटियों के साथ मरना है। हाँ, जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि हमें मारने वाला ना आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, सबने कोशिश की, एट दी एंड हम लोग अभी तक जिंदा है। पिछला बैटल याद है ना? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जिस सुप्रीम ट्रेजर की बात तुम लोग कर रहे हो उसे तुम लोग लेने आज यहाँ पहली बार नहीं आए हो, इससे पहले भी तुमने मौका ढूंढा था। इससे पहली बार जब तुम लोग यहाँ आए थे तब भी तुम लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं लगा। दाइची हेवन वाली उस जगह को तुम लोगों ने पूरी तरीके से छान मारा, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता कि आखिर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने किसी जिम्मेदार पर्सन को यहाँ पे भेजो जिसे किसके बारे में पता हो, और तब जाके वो हमसे बातचीत कर सकता है। तुम्हारे जैसे नौसिखिए बस यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं। अब यहाँ ग्रैंड एल्डर का इतना कहना ही था कि वो तेजी से सीधा उसके करीब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो वापस से इसे ललकारते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था यानी कि जो वूरन था वो भी यहाँ पे उस पर तेज दनादन हमला करते हैं और इनके बीच फाइट वापस से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस के जरिए से जो ग्रैंड एल्डर है वो शी-हो को बता देते हैं कि दो जो इमोर्टल्स के इल्यूजनरी फिगर्स आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, मुझे उनसे ये भी पता चला कि वो लोग तो बेसिकली सबसे पहले हमारे रेलम के ऊपर लगा ये जो सील है इसे हटाना चाहते हैं, तभी जाकर इनका अल्टीमेट प्लान शुरू होगा। अब यहाँ पे वो बेसिकली शी-हो को बता देते हैं कि ये बैरियर यानी कि ये जो सील है ये हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो शी-हो के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि उसे ही इसे बचाना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हो भी इनके बैटल को देखकर मन में कहने लगता है कि अच्छा तो इनका असली टारगेट हमारा ये सील है, यानी कि अगर ये सील टूट जाए तो न जाने हमारे इस 9 हेवन एंड 10 अर्थ रेलम का क्या होगा, और कुछ भी हो मुझे हर हाल में इसे बचाना ही है। अब यहाँ पे वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी इसके सामने यहाँ पे वू फेंग आ जाता है। रात साथ ही कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि आज तुम मेरे हाथ से नहीं मरने वाले और ना मैं तुम्हें यहाँ पर मरने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा असली क्रियाक्रम तो हमारे ब्रदर हे जिनमिंग करने वाले हैं। मेरे हाथ में तुम्हें मारने की खुजली तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं उनके लिए तुम्हें बचा रहा हूँ। कितने अफसोस की बात है ना? लेकिन जब वो तुम्हें बेरहमी के साथ मारेंगे, तुम्हारी गर्दन को तुम्हारी बॉडी से अलग कर देंगे ना, तब वो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी शी-हो अपने पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि अरे नहीं, तुमने ये क्या बोल दिया? हाँ, अरे रे अब तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? अरे रे बड़े अफसोस की बात है कि आज तो मेरा तांडव देखेगा, और तुम्हारा वो जो हे जिनमिंग है ना, तुम्हें निपटाने के बाद अगला नंबर उसी का है और वो मुझे मारेगा। हाँ, मैं उसे कितनी बेरहमी के साथ मारूंगा ये तुम्हारा पूरा का पूरा रेलम देखेगा और वो लोग इस बात के गवाह बनेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वू फेंग होता है उसे तो खुद के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड होता है और वो यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं। ये कहते हुए वो अपने पावर को अनलीश करता है और एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक सीधा शी-हो को मारने के लिए वो उसकी तरफ चल देता है। लेकिन वो मनी वाला खुश था क्योंकि उस स्लैश अटैक में उसने अपनी ब्लड की पावर का भी यूज
यूज किया था। पहले ही शी हाओ इस चीज को देख चुका था तो वो भी स्माइल करता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे घुमा के एक जोरदार वोल्केनो फिस्ट अटैक उसकी ओर बढ़ा देता है। यहाँ पे उसका ये फिस्ट अटैक काफी ज्यादा मैसिव था, जो कि तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। और शी हाओ कहने लगता है कि तेरा क्या हाल होगा ना, ये तो खुद भी नहीं जानता। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिसके इम्पैक्ट से आसपास के माउंटेन्स तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि दोनों वापस एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और ऐसे ही इनके बीच अब ये बैटल शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बार बार जो वू फेंग था वो यहाँ पर अपनी ब्लड पावर का यूज करते हुए शी हाओ के ऊपर पंचेस से हमला करता है, लेकिन शी हाओ भी पलट के जवाब देता है, तो जिसके चलते इसके सारे के सारे फिस्ट अटैक वहीं पे नलीफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट करने से भी इसका मन नहीं भरता और वू फेंग समझ चुका था कि यहाँ पर वो शी हाओ को ऐसा नहीं हरा सकता, तो वो इमीडिएटली यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी इविल रेड स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इसे निकालते साथ ही तेजी से होल्ड करता है और शी हाओ की तरफ चार्ज करता है। अब यहाँ पे इसने अपना वेपन निकाला और शी हाओ ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा, निकालता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को और सीधा इसकी तरफ चार्ज कर जाता है। दोनों अब यहाँ पर अपने अपने स्वॉर्ड के जरिए से क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे, जहाँ पे दोनों की तलवारें जैसे ही आपस में टकराती है तो ह्यूज इम्पैक्ट इससे रिलीज होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली जब जब इनकी स्वॉर्ड टकराती है तो आसपास की जगह भी बहुत बुरी तरीके से शेक कर जाती है। लेकिन जब यहाँ पे वू फेंग शी हाओ से फाइट कर रहा था तो उसे लगता है कि बस शी हाओ की शायद यही लिमिट होगी, तो वो एक पल के लिए रुकता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि मैं मेरे 99 वेव ऑफ इमॉर्टल हेवनली ब्लेड आर्ट को यूज करूंगा, जिसे कि मेरे मास्टर ने मुझे पास डाउन किया है। ये कहते हुए वो मल्टीपल यहाँ पे रेड कलर के स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है और ये वही 99 वेव ऑफ इमॉर्टल हेवनली ब्लेड आर्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 99 वेव्स थे ना, यानी कि ये जो स्लैश अटैक थे, ये आगे जाकर सीधा एक बहुत बड़े से स्लैश अटैक का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फायर स्लैश अटैक हो। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो इमॉर्टल हेवनली ब्लेड आर्ट है ना, ये असल में इमॉर्टल की मींस का सीक्रेट टेक्निक भी है। और वो फिर खुश होते हुए कहने लगता है कि अब इस एक स्ट्राइक से ही मैं तुम्हारी प्रीमोर्डियल स्पिरिट के ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहते हुए वो आखिरी स्लैश अटैक को भी सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है, जिसके जरिए से वो जो 99 वेव थे वो ट्रिगर होने लगते हैं। अब यहाँ ये सारा नजारा देखकर शी हाओ, जिसके हाथ में इस वक्त उसकी दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड मौजूद थी, वो यहाँ पे स्माइल करता है और तभी शी हाओ अगले ही पल अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को अनलीश करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ आने से पहले उसने अपने इस अटैक को और ज्यादा एनहेंस कर लिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन ये अब पहले से ज्यादा ट्रेमेंडियस फोर्स को यहाँ पे अनलीश कर रही थी, जहाँ पे हम 6 के 6 पैथ को एक साथ मर्ज होता हुआ देखते हैं। और अगले ही पल यहाँ पे ये 6 के 6 रीइंकार्नेशन पैथ शी हाओ को चारों ओर से कवर कर लेते हैं, चारों डायरेक्शन में फैल चुके थे। और ये जो स्लैश अटैक थे जो कि अब वापस से 99 वेव्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक एक करके जैसे ही इसकी ओर बढ़ते हैं तो शी हाओ भी अपने 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की कंबाइंड पावर को आगे की ओर बढ़ा देता है, जिसके चलते जैसे ही उसके अटैक्स से टकराते हैं तो यहाँ पे एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं। इतना ह्यूज और इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि यहाँ पर चारों ओर एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे थे। यहाँ इन दोनों के आसपास का जो इलाका था वो पूरी तरीके से मलबे में समा जाता है और चारों तरफ काला धुआं फैल चुका था। इसी के साथ जैसे ही ये सब कुछ शांत होता है और यहाँ से थोड़ा सा धुआं हटता है, यहाँ पे हम शी हाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लिटरली एक खरोच भी इसके ऊपर नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ वू फेंग को देखते हैं जो कि घुटनों के बल आ चुका था, बॉडी इसकी खून से लथपथ थी, फेस उसका पूरा बिगड़ चुका था। यहाँ उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बुरी हालत एक अकेले कल्टीवेटर ने कर दी है। यहाँ पे वो 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन आज उसकी कंडीशन इस बात का सबूत है कि वाकई में अगर हे जिनमिंग ने इस शी हाओ नाम के लड़के को इतना ज्यादा सीरियस लिया है तो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अब यहाँ से पहले कि वो अपनी पावर्स को गैदर करके शी हाओ के ऊपर हमला करने जाता, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अनहोनी हो जाती है, अनहोनी फॉरेन रियलम के लिए। जहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से एक बॉडी सीधा जमीन की ओर आ गिरती है, जिसे देखकर सबका ध्यान उसकी ओर जाता है और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वही एल्डर वू रेन है। और इसकी हालत देखकर जो वू फेंग था उसकी हालत और बिगड़ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल कब हो गए। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के सामने ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और वो भी यहाँ पर बिल्कुल अनटच्ड खड़े हुए थे और यहाँ पे उनके फेस पे जो स्माइल थी वो बता रही थी कि उन्होंने कितना बुरा हाल किया होगा वू रेन का। अब यहाँ पे वू रेन इस कदर डर चुका था कि जैसे ही वो यहाँ पर वू फेंग की कंडीशन देखता है तो वो बिना किसी देर किए सीधा यहाँ पे अपने पावर्स को गैदर करते हुए उस बेल को बजाता है, जिसका साउंड रिट्रीट करने का था, यानी कि वो सभी से कह रहा है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ पे लड़ने का कोई फायदा नहीं। तभी हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पे इनके अल्टर्स भी बनने लगते हैं और जिसका मतलब ये है कि अब इन्हें यहाँ से हर हाल में जाना ही होगा। जितने भी फॉरेन रियलम के जितने सोल्जर्स थे वो भी देख के समझ चुके थे और वो लोग भी यहाँ से 9 तो 11 होने लगते हैं। यहाँ पे लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं किया, वो वाली सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे वू फेंग की थी। वो
यहाँ अधमरी हालत में कहने लगता है कि मेरा रियलम फिलहाल के लिए यहाँ से रिट्रीट तो कर रहा है, लेकिन ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, बल्कि हम तो तुम्हें जीने के लिए कुछ दिन दे रहे हैं, क्योंकि जब लौटेंगे ना तो फिर काल बनकर तुम्हारे पर कहर बर पाएंगे। ये कहते हुए वू फेंग भी अपने साथियों के साथ सीधा उसी अल्टर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे सोल्जर्स मौजूद थे। और जैसे ही वो उसके अंदर कदम रखता है ना तो उसकी असली इंजरीज दिखने लगती है। लिटरली वो खांसते हुए घुटनों के बल आ जाता है और उसके मुंह से काफी अमाउंट में खून भी निकलता है। इसकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा वर्स हो चुकी थी, उसके फेस पे क्रैक पड़ने लगते हैं। और यहाँ पर जो पीछे कल्टीवेटर थे जो कि उसे सपोर्ट दे रहे थे, वो यहाँ ये देख के हैरान थे कि आखिर हमारे वू फेंग का इतना बुरा हाल किसने कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वू फेंग गुस्से से अपने मुट्ठी को टाइट करता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इसके हाथ में भी गुस्से के चलते क्रैक बनने लगते हैं। और कहते हैं ना कि तारीफ वही जो दुश्मन करे। यहाँ पे वू फेंग कहने लगता है कि मैं इसके मैच का हूँ ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर ब्रदर हे जिंगमिंग के पास इसे एलिमिनेट करने का टाइम नहीं और अगर वो यहाँ पर आने से इनकार करते हैं तो हमें आनलन और यूटू जो रॉयल क्लैंस है उनके किसी मेंबर को यहाँ पे बुलाना होगा ताकि वो इस लड़के को यहाँ पे एलिमिनेट करें, वरना ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है। कहते हुए वो अनकॉन्शियस होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑल्टर्स थे जिनके ऊपर ये फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स मौजूद थे, एक के बाद एक वो इस ऑल्टर के साथ यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इनके जाने के बाद शीहाओ ऊपर की ओर देखे जा रहा था और बेसिकली वो युआन रेलम के बारे में सोच रहा था और कहने लगता है कि अगर किसी दिन वाकई में युआन रेलम डिसअपीयर हो गया तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे इस 9, 11 एंड 10 अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ इसी सोच में डूब जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने अपने लोगों की डेड बॉडीज को उठाकर वापस घर की ओर रवाना हो रहे थे कि तभी यहाँ पर हम उसी व्हाइट ड्रेस वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बाकी के साथियों से कह रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ पे करने के आए हैं। वो जो युआन रेलम सील यानी कि जो हेवन एबिस सील है जो कि बाहरी लोगों को यहाँ पर आने से रोक रही है, वो यहाँ पर उसके रहते कभी भी नहीं आ सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ पे करने के आए हैं। हमें पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ है जो कि आउटर रेलम के लोगों को यहाँ पे आने से रोकेगा, तो भला हमें जान की बाजी लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों अभी भी हम इस डेडली बैटल को लड़ने के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं? यहाँ पे उसकी बात सुनकर पीछे से जो बंदा आ रहा था वो कहने लगता है कि जो फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स है उनका मेन टारगेट यही सील है, वो लोग इसे ही तोड़कर सबसे पहले यहाँ अंदर आएंगे। तो जो चीज हमें और हमारे रेलम को प्रोटेक्ट कर रही है उसे प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें हर हाल में कोई काउंटर स्ट्राइक करनी होगी और इनसे पहले करनी होगी। यहाँ पे इन सभी की बातें चल रही होती है और ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हम यहाँ पर अपने कैप्टन यानी कि उसी डिवाइन नाइट को देखते हैं जो कि अपने उसी डिवाइन बीस्ट के ऊपर सवार था और वो कहने लगता है कि नहीं, तुम सब गलत हो, ये सब कुछ बस हमारे लोगों को ट्रेन करने के लिए हो रहा है ताकि यहाँ के माहौल के हिसाब से वो लोग पूरी तरीके से ढल जाएं और आयरन ब्लडेड वॉरियर्स जो थे उनकी तरह इनका टेम्पर भी हो जाए और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारे लोग थोड़े से चौकन्ना रहना ही सीख जाएंगे। लेकिन तभी वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि जरा ऊपर देखो, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स हम पे हमला करने आए थे, लेकिन ये जो हमारा युआन रेलम यानी कि ये जो हेवन एबिस सील है उसने सबको ब्लॉक कर दिया। लेकिन जरा आसमान में देखो, आज ये जो सील हमारे पास है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हो सकता है कि कभी ऐसा दिन भी आ सकता है कि जब ये जो हेवन एबिस सील है यानी कि युआन रेलम ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो सकता है। क्या तुम में से कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो तब हमारा क्या होगा? हाँ, तब हमारे इस रियलम का क्या होगा? तो बेहतर नहीं कि आज सुकून की सांस लेने से अच्छा है कि थोड़ी मेहनत कर लो और अपने दुश्मनों को मिटाने के बारे में सोचें और साथ ही हमारे सील को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस बारे में भी। यहाँ पे सभी लोग ये सारा नजारा देख रहे थे और सोच भी रहे थे। इस दौरान हम शी हाओ को भी देखते हैं जहाँ पर जब वो ये बात इमेजिन करता है कि अगर इस बैरियर को कुछ हुआ तो न जाने इनका क्या होगा और कैसे फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स यहाँ आकर इन सब का फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर उसे इस कदर गुस्सा आता है कि वो गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी को टाइट करने लगता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंड किंग है वो आ जाता है और आते साथ ही उसके कंधे के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, तो तुमने देखा मेरी हीरोइक एंट्री को, कैसे मैंने फॉरेन रेलम के कितने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाया। हाँ, सच बताओ मुझे ना बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस कदर मैंने इन लोगों को लिटा लिटा के मारा, इस कदर स्लॉटर मचाया कि मुझे ना मजा ही आ गया। पर मुझे अफसोस है यार कि मैं कुछ खास लोगों को निपटा नहीं पाया। हालांकि मैंने काफी लोगों को निपटाया लेकिन उनमें कोई बड़ा नाम नहीं था। लेकिन हाँ, अगली बार ना मैं बहुत बड़े बड़े नामों को चुन चुन के मारूंगा। अब शी हाओ कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुमने वाकई में ऐसा किया? जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो क्लैन की ब्लड लाइन की पावर है ना वो तो बैटल फील्ड में ही अवेकन होती है। जब वो माहौल बिल्कुल गर्मा रहा हो, दुश्मन सामने हो, तभी हमारा खून ऐसे उबाल मारता है और बस ऐसे ही बैटल्स को एक्सपीरियंस करके हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और हमारी ब्लड लाइन और ज्यादा अवेकन होती है। अब यहाँ पे ये सारी बातें कहकर वो जैसे ही शी हाओ को देखता है तो वो नोटिस कर लेता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा अपसेट है। तो वो कहने लगता है कि वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ आखिर तुम रहते कहाँ हो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी सारी किस्से कहानियां यार तुम्हें बतानी है कि मैंने बैटल फील्ड में क्या
बवाल मचाया था। मुझे अपने सारे के सारे बैटल रिकॉर्ड तुम्हें बताने हैं, तुमसे शेयर करनी है, तो बताओ कहाँ रहते हो तुम। अब बेसिकली एंड किंग जो है वो शी-हो को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता है और वो अब उसी के साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा एक्सक्यूज बना रहा था और उसने शी-हो को भी काफी ज्यादा मिस भी किया। अभी यहाँ पर शी-हो उसकी बात सुन के हल्का सा स्माइल करता है और फिर वापस अपसेट हो जाता है और यहाँ से वो जाने लगता है। ये देखकर एंड किंग कहता है कि यार तुम्हें हुआ क्या अचानक से, जिसमें वो कहने लगता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वो किसी इमॉर्टल केव की तरह नहीं है। जैसा कंफर्ट तुम्हें इमॉर्टल केव और बाकी जगह पर मिला है वैसा तुम्हें शायद यहाँ ना मिले, और ना ही यहाँ पर खाने के लिए कुछ खास है। जो सुन के एंड किंग कहने लगता है कि यार कैसी मरियल सी जगह पे रहते हो, ऐसी जगह पे कौन ही रह सकता है। पर ये सब छोड़ो, मुझे वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ क्या मुझे वहाँ पर वही तुम्हारा 10 हर्ब टॉनिक सूप पीने को मिलेगा? तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा सा बचा होगा है ना? लेकिन यहाँ पर शी-हो कोई भी जवाब नहीं देता। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शी फैमिली के उसी विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर अब बर्फबारी हो रही थी और यहाँ पर शी-हो और एंड किंग दोनों पहुंच जाते हैं। और एंड किंग जैसे ही ये जगह देखता है वो देख के हैरान था, लेकिन शी-हो को बुरा ना लगे तो वो इसे कहने लगता है कि क्या बात है, ये जगह काफी ज्यादा देहाती टाइप की लग रही है ना, काफी ज्यादा पुरानी। हाँ, जिसपे शी-हो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खस्ते हालत में है और बहुत ही ज्यादा पुरानी तो तुम कह सकते हो। ये कहते हुए शी-हो भी उसे साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान हम आर्शी को भी देख पाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो शी-हो को देखता है उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो उसका मास्टर जो है तो वो यहाँ पे दौड़ते हुए सीधा उसके पास जाता है और कहने लगता है कि मास्टर फाइनली आप सही सलामत यहाँ आ ही गए। मैंने सुना था कि वो जो एंशिएंट बैटल फील्ड में जो बैटल हुआ ना वो काफी ज्यादा ब्रूटल रहा, काफी सारे लोग बेरहमी के साथ मारे गए, लेकिन आप सही सलामत आ गए और आपके बॉडी पर तो एक स्क्रैच भी नहीं। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे भी शी-हो को घेर लेते हैं। शी-हो उनमें से एक अपनी गोद में उठाता है और तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग विलेज चीफ को भी बुला लेते हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे उनके क्लैन से जो बंदा गया तो वो बिल्कुल सही सलामत वापस आया है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे शी-हो विलेज चीफ के पास जाकर उसे अपने मेरिट पॉइंट्स दिखाने लगता है, कहने लगता है कि जरा देखिए मैंने कितने सारे मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट किया है और अब मुझे लगता है कि ना कि नेक्स्ट टाइम मैं कि तभी इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता विलेज चीफ उसे पकड़ते हुए यहाँ से ले जाते हैं और फिर एक जगह पे बैठाते हैं। और यहाँ पे ये लोग शी-हो को खाना पकड़ा देते हैं, पीने को काफी अच्छी चीज देते हैं और यहाँ उसकी अच्छे से खातिरदारी हो रही थी। और ये देखकर एंड किंग को तो गुस्सा आ रहा था और वो मन में कहने लगता है कि अच्छा हाँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हो को सारा खाने को दिया जाता है और यहाँ पे विलेज चीफ कहने लगते हैं कि बताओ क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शी-हो उस पे कहता है कि फिक्र मत कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पे शी-हो विलेज चीफ को भी खाने के लिए कहता है, लेकिन विलेज चीफ कहता है कि मैं अपनी उम्र के आखिरी दौर में पहुंच चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं खाना डिजर्व करता हूँ, बल्कि तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि तुम तो बैटल फील्ड में जाके लड़ के आए हो ना। इस दौरान शी-हो अपने सामने देखता है कि काफी बच्चे खाने के लिए लड़ झगड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पे खाने की काफी सारी कमी थी। तो यहाँ पे शी-हो निकालता है अपने उस फर्नेस को और यहाँ पर वो उस सूप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी शी-हो विलेज चीफ से कहता है कि अकेले खाने में कोई मजा नहीं और वैसे भी आज का दिन बहुत अच्छा है तो चलिए इसे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग वापस से ईद को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। कि तभी यहाँ पर जो विलेज चीफ है वो बताने लगता है कि जब तुम यहाँ थे नहीं ना तो दो लोग तुम्हारी तलाश में आए थे, जिनमें से एक मोटा था और एक पतला था और पतले वाले लड़के ने तो हमें इनवाइट भी किया, जिसके अकॉर्डिंग ब्यूलो लेक के पास 3 दिन में एक जीनियस की गैदरिंग होने वाली है और जिसमें कि हमें जाने को कहा है। और जो मोटा वाला बंदा था उसने बताया कि वो तुम्हारा दोस्त है और वो पतले वाले से पूछ रहा था कि क्या उसे इनवाइट किया गया या नहीं। जब उसे पता चलता है कि नहीं तो वो उस बंदे को पीट देता है। साथ ही वो बताने लगता है कि वो मोटा वाला बंदा ये भी बता रहा था कि उसने सुना है कि जो इस गैदरिंग में ना कुछ मिस्टीरियस लोग भी आएंगे जो कि फॉरबिडन जोन से बिलोंग करते हैं और जो एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी है इसके बारे में क्लूज भी उनसे हमें मिल सकती है। यहाँ तक कि एंशिएंट्स के द्वारा छोड़ा गया एक ट्रेजर मैप भी हमें मिल सकता है। जिसके बाद वो उस बंदे से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे ले चलो। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे ब्यूलो लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पास ही में काफी सारी अरेंजमेंट्स चल रही थी। अब बेसिकली शी-हो को क्योंकि ये इन्विटेशन मिला था तो वो उस फैट गाय को अपने साथ लेके यहाँ पहुंच जाता है। वाकई में ये जगह ना बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर फैट गाय शी-हो से कहने लगता है कि आज से तू ना मेरा सबसे 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 अच्छा दोस्त है, यहाँ तक कि आज से तू मेरा स्वान ब्रदर भी। अगर तुम मुझे बोलोगे ना कि उत्तर की तरफ जाओ तो मैं पश्चिम की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे कहो कि एक डॉग को मारो तो फिर मैं एक चिकन के पीछे नहीं भागूंगा। आज से तुम मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हो। यहाँ पे ये सुनकर शी-हो कहने लगता है कि बस बस मुझे एक और छोटे भाई की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर उन्हीं मिस्टीरियस गेस्ट को देखने के लिए आए हैं, है ना। जिस पे वो फैट गाय कहने लगता है कि यार अगर अब हम यहाँ इतनी दूर आए हैं तो पहले पेट पूजा तो करनी होगी ना। कि तभी एक फीमेल वॉइस आती है जो कि कहने लगती है कि सर इस मोटे लड़के को देखो। ये सुनकर यहाँ पे वो फैट गाय कहने लगता है कि आखिर किसने मुझे मोटा बोला, हाँ किसने बोला। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वे क्लैन की जो हायर्स है जो कि व्हाइट टावर रियलम पे है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे उस हायर्स के 4 फीनिक्स भी आ जाती है जो कि यहाँ पर म्यूजिक को प्ले कर रही थी और चारों जैसे दिखने
में डिट्टो सेम थी। यहाँ पे इन्हें देखकर इनकी ब्यूटी में तो फैट गाय बिल्कुल खो जाता है कि तभी हम देखते हैं कि पैर तो ओपन हो जाता है और तभी यहाँ पे हम 5 स्पिरिट ऑफ वॉर कैरियर को देख पाते हैं जो कि की क्लैन का एक एंसेस्ट्रल प्रीशियस आर्टिफैक्ट है। और यहाँ पे उसमें से 2 बंदे बाहर आते हैं जिनमें से एक का नाम था की होंग जो कि की क्लैन का हायर है और दूसरा बंदा है जिनजेन जो कि जिन क्लैन का हायर है और ये दोनों ही बेसिकली वर्ल्ड टाउ रियलम पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि की फैमिली के हायर को देखते साथ ही सभी लोग ब्रदर की होंग कह के उसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए वेलकम करते हैं और तारीफ करते हैं कि फाइनली आपको आपके की क्लैन के पैट्रियार्क से 5 स्पिरिट वॉर कैरियर मिल ही गया और हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में आप इसके जरिए से फॉरेन रियलम तक चार्ज जरूर करोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इसे मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर की होंग कहने लगता है कि अरे नहीं आप लोग तो मुझे यहाँ पर ब्रदर जिनजान के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। कहाँ वो कहाँ मैं? अरे हाँ, मैं तो आपको मिलाना भूल गया। इनसे मिलिए ब्रदर जिनजान जो कि जिन फैमिली के हायर है जो कि एक लिमिटलेस जीनियस है। यहाँ पे जिनजान को देखते साथ ही फैट गाय समझ आता है कि ये तो वैंशी का फियांसे है और वो शीहाओ से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ये कुछ खुरापाती करने के लिए आया है, वो भी तुम्हारे अगेंस्ट? शीहाओ कहता है कि चिंता मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमें नहीं छेड़ता हम भी उसे नहीं छेड़ेंगे, हम सुकून से आए हैं और सुकून से चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग वॉर कैरियर भी बाहर आ जाता है जो कि तोगु क्लैन का एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसके अंदर तोगु क्लैन का हायर जिसका नाम तोगु यूलोंग है वो मौजूद था और पीछे उसकी सिस्टर भी मौजूद थी जिसका नाम तोगु यूलोंग है और यहाँ पे मिस वैंशी जो कि इसकी दोस्त है वो भी आई हुई थी। अब यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर फैट गाय समझ आता है कि बेसिकली यहाँ पे ये लोग एक ग्रेट अलायंस को फॉर्म करना चाहते हैं। अब मैं समझा कि मिस वैंशी और जो जिनसेंग है ये दोनों अलग अलग क्यों आए हैं। यहाँ पे ये सब देखकर एंड किंग भी कहता है कि हाँ तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जिस पे शीहाओ कहने लगता है कि 1000 भेड़ भी मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते क्योंकि एक इमॉर्टल ही पूरे के पूरे हेवन एंड अर्थ को भी अनाइलेट करके रख सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी आ जाते हैं, फिर चाहे वो लिटिल हेवनली किंग हो या फिर हमारे जो 3 बड़ी एकेडमीज हैं उनके जो जीनियसेस हो, सभी लोग यहाँ आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो लिटिल प्रिंस था वो यहाँ पे आते साथ ही कहने लगता है कि दाओ ब्रदर हुआंग, लगा नहीं था कि आप भी यहाँ पे आओगे, पर आपसे इतने टाइम बाद मिलकर काफी अच्छा लगा। अब जैसे ही सबके कानों में हुआंग नाम जाता है ना तो बाकी के जो लोग थे ना, फिर चाहे की होंग हो, जिनजेन हो या फिर यूलोंग हो, सब के सब यहाँ पे पलटने लगते हैं और सभी के सभी काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और शीहाओ इन्हें देख के स्माइल करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।